lesson Nazism again and the story of Hitler. अब तक हमने पढ़ा what were the reasons that gave the rise to the Hitler. हिटलर के उदय के कारण क्या थे? वेमार रिपब्लिक का फेल होना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का अपमानजनक संधि साइन करना और युद्ध के जो इफेक्ट पड़े जिसने जर्मनी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसी कारण से हिटलर एक शक्तिशाली पॉलिटिकल पावर के रूप में उभर कर आया। और उसने कैसे शासन किया? जर्मनी की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई थी, उसने जर्मनी की इकोनॉमिक ग्रोथ की, उसने सेकेंड वर्ल्ड वार को शुरू किया जिसमें कि वो हार गया। ये पॉलिटिकल कैरियर था। तो आगे पढ़ते हैं हम क्या उसने ऐसा किया जिसके कारण उसे जो है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रिक्ट, क्रूअल माना जाता है। ऐसी उसकी क्या नीतियां थी? अच्छा तो किया था, जर्मनी को उसने एक पावर बनाया, दोबारा शक्तिशाली बनाया। तो ऐसा उसका क्या हुआ रूप था जिसके कारण उसे क्रूअल कहा जाता है? उसकी पॉलिसीज कैसे उसने इम्प्लीमेंट किया और किन पर इम्प्लीमेंट किया? ये दोनों बातें बच्चे ध्यान रखने की हैं कि कैसे और किन पर। लेट्स सी दैट। तो सबसे पहले आती है नाजी की इज़म की सोच, यानी हिटलर की सोच। क्या थी नाजीज़म की सोच? लेट्स डिस्कस दैट नाजी वर्ल्ड व्यू, व्हाट नाजी और व्हाट हिटलर मेनली थिंक अबाउट द पीपल, अबाउट द वर्ल्ड। कैसा उनका विश्व को लेकर के आउटलुक था? सोच जो होती है उसको सबसे पहले बेटा जानना बहुत ज़रूरी होता है। So Nazi crimes that Nazi committed were linked to a system of belief, a set of practices. तो नाजी यहाँ कहा जा रहा है कि नाजी ने जो क्राइम्स किए, जो क्राइम कहा जाता है विश्व के अनुसार, विश्व की दूसरे वर्ल्ड पावर के हिसाब से जो क्राइम कहे जा रहे हैं, जो उन्होंने दोष किए, उनके कारण उनका एक विश्वास था, सेट ऑफ प्रैक्टिसेस था, उसके कुछ बेसिक रूल्स थे। पहला, नाजी आइडियोलॉजी वाज सिनोनियम विद हिटलर वर्ल्ड व्यू। सबसे बड़ी ज़रूरी बात कि नाजी की जो आइडियोलॉजी थी ना, जो नाजी विचारधारा थी, दैट वाज नथिंग बट ओनली द थिंकिंग ऑफ हिटलर व्यूज़। जो हिटलर के व्यूज़ थे उसके हिसाब से ही नाजी की आइडियोलॉजी थी, या कह सकते हैं नाजी की आइडियोलॉजी इक्वल टू हिटलर व्यूज़। सो हिटलर के व्यूज़ क्या थे अकॉर्डिंग टू हिटलर? वेरी फर्स्ट कि देर इज़ नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल बट ओनली ए रेशियल हेरिडिटी। देखिए इन द थर्ड लाइन ऑफ सेकेंड स्टेंजा यू कैन सी कि लोगों में कोई समानता नहीं होती, सिर्फ पदानुक्रम, जातिगत जो है पदानुक्रम होता है, मीन्स जातिगत भेदभाव होता है। अब इसी के बारे में एक बार देखते हैं। रेशियल हेरिडिटी देखिए, रेशियल हायरार्की में क्या है? रेशियल हायरार्की इन जर्मनी, यहाँ अलग अलग जाति के लोग थे। ये आपके सामने है कौन कौन सी जाति थी। इन दिस हायरार्की सिस्टम यू कैन सी दैट इन जर्मनी आर्यन रेस थी, नॉर्डिक रेस, मेडिटेरियन रेस, अल्पाइन रेस एंड यूथेरियंस। ये रेसेस थी, ये जातियाँ इन वर्गों में बांटा हुआ था। तो जातियाँ हमने देख ली, अब हम देखते हैं कि सिस्टम क्या था। देखिए रेशियल हायरार्की पिरामिड जो था उसमें वाइट्स, जर्मन्स जो थे देवर एट द टॉप, ब्राउन और मिक्स्ड कलर जो होते थे वो सेकंड नंबर पर, इंडिजीनियस थर्ड एंड ब्लैक्स, जूज, जिप्सीज देवर एट द लोअर पार्ट इन द सोसाइटी। बहुत लोअर लेवल पर, सबसे निचले तबके में जूज और जिप्सीज यहूदियों को रखा जाता था, उससे ऊपर इंडिजीनियस जो होते थे, उसके बाद जो ब्राउन्स और मिक्स कलर होते थे, और सबसे ऊपर जो होते थे वाइट्स जिन्हें जर्मन कहा जाता था। इनकी फीचर्स क्या थी तो देखते हैं। ये देखिए इमेज है आपके सामने, कैसे होते थे ये। वाइट इन कलर, ब्राउन आइज, कर्ली हेयर्स, लंबे चौड़े, यही लिखा है यहाँ पर। जो जूस थे दे वर लोकेटेड एट द लोएस्ट रैंक, उनको सबसे निचले तबके पर रखा जाता था। उन्हें एंटी रेस, एंटी जर्मन, एंटी आर्यन, एंटी एनिमीज, उनको आर्च एनिमीज, ये सब उन्हें कहा जाता था। मीन्स उन्हें अपना, उनसे जर्मन्स अपना शत्रु समझते थे। तो दूसरे कलर्स लोग थे जो गेहूं रंग के होते थे, मिक्स कलर होते थे, जैसा कि मैंने आपको चार्ट में दिखाया भी था। उनके ऊपर डिपेंड करता था, उनकी फीचर्स के ऊपर, कि वो उनकी आंखें रंग कैसा है। सो यू कैन सी दिस इज रेशियल हायरार्की चार्ट, वी विल डिस्कस दिस नाउ। लेट्स सी, जर्मन आर्यंस दे वर एट द टॉप एंड एट सेकेंड नंबर नॉर्डिक आर्यन, या फिर आप कह सकते हैं नॉर्बन आर्यंस कौन थे? फ्रेंच, ब्रिटेन, नॉर्वे, यूएस के लोग जो होते थे वो सेकंड नंबर पर नॉर्डिक आर्यंस होते थे।
और अब थर्ड नंबर पर देखिए कि इटालियन, ग्रीक, लैटिन अमेरिकन, जिन्हें जो है नॉन नॉर्डिक आर्यंस कहा जाता था, वो होते थे। और नेक्स्ट उससे नीचे जापानीज़, चाइनीज़, पर्शियन और मिडल ईस्ट के लोगों को फोर्थ नंबर पर। और लास्ट में आपके सामने है अफ्रीकन, स्लेविक पीपल, जूस, ये सारे लोअर लेवल पर रखे जाते थे। ये थी रेशियल हायरार्की चार्ट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड रेशियल हायरार्की। एंड नाउ हिटलर ने इस रेशियल सिस्टम को, इस रेशियल डिफ्रेंशिएशन को, डिस्क्रिमिनेशन को क्या नाम दिया? उसने साइंटिफिक थ्योरी से, चार्ल्स डार्विन और हार्बर्ट स्पेंसर नामक थिंकर्स की इस रेशियल थ्योरी से, इवोल्यूशन थ्योरी से उसने अपनी थ्योरी को सेट किया कि ये थ्योरी वहाँ से, साइंस से आई है। लेट्स सी हाउ ही रिजेंबल दैट। तो ये हैं चार्ल्स डार्विन एंड इनकी थ्योरी, और ये हैं हार्बर्ट स्पेंसर। इन दोनों की जो थ्योरी थी उसे कहा जाता था डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसी को हम देखते हैं क्या थी ये। हिटलर रेसिज्म बोरोड फ्रॉम थिंकर लाइक चार्ल्स डार्विन एंड हार्बर्ट स्पेंसर, जो मैंने अभी आपको दिखाए। उनकी थ्योरी थी, नेचुरल साइंटिस्ट थे ये। इनकी थ्योरी थी कि उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है ना, जो एनिमल और प्लांट की जो बनावट है वो ऐसी है कि ओनली द फिटेस्ट विल सर्वाइव, जो ताकतवर होगा वो ही सर्वाइव कर सकेगा। मीन्स दोज हु अडेप्ट देमसेल्फ टू चेंजिंग क्लाइमेट, जो अब बदलते पर्यावरण, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियाँ, एटमॉस्फेरिक कंडीशन बदलती रहती हैं। तो चार्ल्स डार्विन और हार्बर्ट स्पेंसर ने ये इवॉल्व किया था कि बदलते वातावरण के साथ, मौसम के साथ जो जीव, जो पौधे अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, वो ही आगे सर्वाइव करवा पाते हैं, बाकी नष्ट हो जाते हैं, जैसे डायनासोर नष्ट हो गया, इस तरीके से। और इस इवोल्यूशन थ्योरी को अब आप कितने दिमाग के साथ देख सकते हैं कि हिटलर ने अपनी थ्योरी, रेसिज्म थ्योरी बनाई। उसने ये एनिमल और जीव जंतुओं की थ्योरी को, पेड़ पौधों की थ्योरी को उसने किस पे लागू कर दिया? इंसानों पर। कि जो ताकतवर स्पीशीज है, द रेस विच इज स्ट्रोंगर दैट कैन बी सर्वाइव ओनली, वो ही सर्वाइव कर पाएगी। अदर हैज़ टू एबोलिश्ड, अदर हैज़ टू डाई, अदर हैज़ टू फिनिश्ड। डार्विन और स्पेंसर ने ये ह्यूमंस पर लागू नहीं की थी। डार्विन नेवर एडवोकेटेड ह्यूमन इंटरवेंशन इन व्हाट ही थॉट वाज अ प्योरली नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। उसने सिर्फ नेचुरल प्रोसेस को एवॉल्व किया था, समझा था। बल्कि जबकि पॉलिटिशियंस ने इसके रेस थ्योरी को, इसके विचारों को अपने रेसिस्ट थ्योरी से अपना लिया, जोड़ लिया। जैसे नाजी आर्गूमेंट करने लगे, द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड वीकर वन वुड पेरिश, खत्म हो जाएंगे। आर्यन रेस वाज द फाइनेस्ट एंड इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी टू बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट अदर। अगर आर्यन रेस अपनी प्योरिटी बनाए रखती है तभी सर्वाइव करेगी। सो ना केवल डार्विन और हेंसबर्ग की थ्योरी को उसने यूज़ किया, सम अदर्स जो जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट, उसने एक और जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट दिया, लेवेंसरम। लेवेंसरम क्या था उसके बारे में देखते हैं। लेवेंसरम, ये देखिए एरिया, लेवेंसरम का जर्मन मीनिंग होता है लिविंग स्पेस। ये एरिया जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं, ये लेवेंसरम मीन्स जर्मन डोमिनेटिंग एरिया, जर्मन एरिया था, कॉलोनीज थी, जो कि हिटलर का मानना था कि हमारे कंट्री वाइल अनेबलिंग ए सेटलर ऑन न्यू लैंड टू रिटेन ऑन immediate link with the place of their origin, it would also enhance the material resource. And Hitler intended to extend German boundaries by moving हिटलर का मानना था कि जो हमारी मदर कंट्री है उसको हमें फैलाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा वन प्लेस, और इसी करने चाहिए ताकि आक्रमण किया और रिसोर्सेज को बढ़ा सके, पावर बढ़ा सके। और इसीलिए जर्मन्स और हिटलर ने जो है आसपास के एरिया और पोलैंड पर आक्रमण करके सेकेंड वर्ल्ड वार को जो है वो शुरुआत दी, और इसी को एक लेबोरेटरी के रूप में एक्सपेरिमेंट किया। सो दिस वन इज़ द थिंकिंग ऑफ हिटलर, कि हिटलर का मानना था जो रेसिस्ट हैं, जो फिटेस्ट हैं वो सर्वाइव करेंगे, जो जर्मन आर्यन हैं, और हमें अपनी जोग्राफिकल बाउंड्रीज बनानी चाहिए। दिस इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ नाजिज्म एंड हिटलर। तो हमने देखा ये सोच थी हिटलर की, ये नाजिज्म की थ्योरी थी जिसने लोगों को बांटने का काम किया। दे डिवाइडेड द पीपल इंटू डिफरेंट रेसेस। यहीं से हमें उसकी कमियां, उसके पॉलिसीज़ की, उसके रूल्स रेगुलेशन की डिफेक्ट्स समझ में आने लगे कि हिटलर की सबसे बड़ी सोच
की कमी, जातिगत भेदभाव था। तो यहाँ तक अगर बच्चे आपको समझ आया है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड वी विल टुगेदर ग्रो। थैंक यू।